प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 5 में किसका जड़त आघूर्ण, घूर्णन गति एवं जड़त आघूर्ण अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि दृढ़ पिंड क्या होते हैं। एक ऐसे पिंड जिन पर बाह्य बल लगाने में उनके कणों के बीच में कोई विस्थापन ना हो, क्या कहलाते हैं? दृढ़ पिंड कहलाते हैं। दृढ़ पिंड में जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है? जो दृढ़ पिंड की गति होती है, दृढ़ पिंड की गति, जो दृढ़ पिंड में गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है साहब इसके? पहला प्रकार है स्थानांतरीय गति, दूसरी गति कौन सी होती है साहब? घूर्णन गति, और तीसरी गति कौन सी होती है? सामान्य गति। स्थानांतरित गति हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, एक सरल रेखीय गति क्या कहलाती है? स्थानांतरित गति कहलाती है। जैसे सड़क पर बस चल रही है, पटरियों पर रेलगाड़ी दौड़ रही है, ये कौन सी गति है? स्थानांतरित गति है। घूर्णन गति, अभी घूर्णन गति वर्ड आया, घूमना। जब कोई दृढ़ पिंड अपने ही स्थान पर अपने भीतर से गुजरने वाली अक्ष के परिता घूमता है, अक्ष के परिता चारों ओर घूमता है। जब कोई दृढ़ पिंड अपने ही स्थान पर अपने भीतर से गुजरने वाली अक्ष के परिता चारों ओर घूमता है तो यह गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। जिस अक्ष के परिता दृढ़ पिंड घूमता है वो क्या कहलाती है? घूर्णन अक्ष कहलाती है। और यह गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। एक उदाहरण देता हूं। जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष के परिता घूम रही है। पृथ्वी में 2 तरह की गति होती है। एक पृथ्वी अपने अक्ष के परिता घूमती है, दूसरी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष के परिता घूमती है तो वह गति उसकी घूर्णन गति है, और जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई घूमने लग रही है वो उसकी वृत्ताकार गति है, वृत्तीय गति है। घूर्णन गति में सबसे बड़ी चीज होती है कि जो घूर्णन अक्ष है वो दृढ़ पिंड के भीतर से जाती है और वृत्तीय गति में बाहर से जाती है, घूर्णन अक्ष। अब घूर्णन गति में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जो कोणीय वेग होते हैं। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसके सभी कणों के कोणीय वेग क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु रेखीय वेग क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि कण घूर्णन अक्ष से अलग अलग दूरियों पर स्थित है। पर घूर्णन अक्ष के परिता सभी कणों का रेखीय वेग क्या होगा? 0 होगा। घूर्णन अक्ष के पर स्थित, घूर्णन अक्ष के पर स्थित क्या कहते हैं? सभी कणों का रेखीय वेग क्या होगा? 0 होगा। जो घूर्णन अक्ष पे कण स्थित है उनकी दूरी 0 होगी तो उनका रेखीय वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस गति में क्या हुआ? एक सरल रेखीय गति, एक सरल रेखीय गति। घूर्णन गति में क्या हुआ? जब कोई वस्तु अपने भीतर से गुजरने वाली अक्ष के परिता चारों ओर घूमती है तो वो गति घूर्णन गति कहलाती है। और ये अक्ष क्या कहलाता है? घूर्णन अक्ष कहलाता है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष के परिता घूमना, अपने अक्ष के परिता घूमना। सामान्य गति का मतलब क्या होता है? स्थानांतरीय प्लस घूर्णन गति। जिसमें स्थानांतरीय घूर्णन गति दोनों होती है उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य गति कहते हैं। रेलगाड़ी पटरी पे चल रही है, रेलगाड़ी आगे की ओर चल रही है, स्थानांतरीय गति। लेकिन अपनी घूर्णन अक्ष, उसके पहिए क्या है? घूर्णन अक्ष के परिता घूमने लग रहे हैं तो वो गति क्या हो जाएगी? घूर्णन गति हो जाएगी। तो ये पूरी गति जो रेलगाड़ी की गति है वो क्या कहलाएगी? सामान्य गति कहलाएगी। तो दृढ़ पिंड की गति आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बल आघूर्ण।
इसे टॉर्क भी कहते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण में किसी वस्तु को उसकी अक्ष के परितः घुमाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को उसकी अक्ष के परितः घुमाता है तो वो क्या कहलाता है? उस पर बल आघूर्ण कहलाता है। बाह्य बल किसी वस्तु को उसकी घूर्णन अक्ष के परितः घुमाता है तो वो क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण। देखो बच्चों, हमारे पास एक वस्तु है, वस्तु कैसे घूम रही है? अपनी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रही है, ऐसे घूम रही है। इस पे क्या लगाया? एक बल लगाया। ये केंद्र है, यहां से एक दूरी, ये दूरी लंबवत दूरी है, ये देखो, ये डी। इसको ऐसे मिला है, ये किसी कोण पे काम कर रही है। कितना कोण है? ये थीटा कोण है। ये दूरी क्या है? आर। ये बल कितना लग रहा? एफ। तो मैंने परिभाषा क्या बताई? जब किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बल पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है या तो ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। तो जो बल आघूर्ण हमारा होता है इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ इंटू डी, एफ डी। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी डी है, लेकिन सदिश रूप में इसे कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, क्योंकि ये आर दूरी आ गई। ये आर दूरी कौन सी है? ये ए है, ये बी है, ओ बी। तो जब हम इसके, जब कोई बाह्य बल, पिंड पे जो बाह्य बल है, तो वो पिंड को वामावर्त घुमाता है, वामावर्त, तो वो उस पर बल आघूर्ण क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर दक्षिणावर्त घुमाता है तो बल आघूर्ण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यदि पिंड बल जो हमने बाह्य बल लगाया वो पिंड को वामावर्त घुमा रहा है तो बल आघूर्ण धनात्मक होगा, और दक्षिणावर्त घुमाएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? इसे कैसे लिख सकते हैं फिर? टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जहां आर साइन थीटा किसके बराबर है? डी के बराबर है। जहां साइन थीटा किसके बराबर है? डी के बराबर। तो अब इसका विमेय सूत्र क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी है। बल का विमेय सूत्र क्या होता है? एम एल टी की पावर -2, और दूरी का क्या हो जाएगा? एल। तो ये कितना आ गया? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब इसके केस देखो, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, जिस दिशा में घूर्णन अक्ष है उसी दिशा में आपका बल लग जाए, तो टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब बल आघूर्ण अधिकतम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर एफ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू आर एफ। तो बल आघूर्ण में कितने बल की आवश्यकता होती है? केवल एक बल की आवश्यकता होती है। अब हम बल युग्म पढ़ेंगे, जिसे कपल भी कहते हैं। और कपल नाम सुनते ही दिमाग में आता है शादीशुदा जोड़ा। कोई नई शादी हो रखी है तो इसे कहते हैं न्यूली मैरिड कपल है। तो अब उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कपल है क्या। कपल दो बलों का युग्म है। बल आघूर्ण में केवल एक बाह्य बल कार्य कर रहा था ना, ये दो बलों का युग्म है जिनके परिमाण तो बराबर हैं, लेकिन वस्तु के भिन्न भिन्न दो भिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हैं। और कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। मतलब दो समान परिमाण के बल एक वस्तु के
दो बिंदुओं पर कार्य करते हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं, असमांतर, मतलब एंटी पैरेलल होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? बल युग्म बनाते हैं। बल युग्म, बल युग्म, इसे अंग्रेजी में कपल भी कहते हैं। तो बल युग्म में होता क्या है? यदि किसी पिंड पर लगने वाले समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में भिन्न भिन्न क्रिया रेखाओं पर कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बल युग्म कहलाते हैं। मेरा हाथ देखो इधर, ये मेरा हाथ देखो, ये मेरा शोल्डर है, मैं कंधा है। एक बल जो हाथ की दिशा है वो इस कंधे पे काम कर रहा है और दूसरा बल उसकी विपरीत दिशा में दूसरे कंधे पे काम करने लग रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाने लग रहे हैं? बल युग्म बनाने लग रहे हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम मेरी कैसे बनेगी? ये दो भिन्न बिंदुओं पे बल कार्य कर रहे हैं, एक बल ऐसे कार्य कर रहा है नीचे की ओर, एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। इनको दोनों को मिलाते हैं, ये वेक्टर आर है। हमें तो लंब दूरी चाहिए होती है, लंब दूरी कितनी है? डी, ये 90 डिग्री है। और ये कोण कितना है? ये कोण थीटा है। इस कोण को क्या लेंगे? थीटा लेंगे। ये लंब दूरी होगी ओ, ये ए, ये बी। तो बल युग्म क्या हो जाएगा? बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। बेटा इसे यहां पे समझ लो कि जो बलाघूर्ण था केवल एक बल था, वो बाह्य बल था, वस्तु को घूर्णन अक्ष के परितः घुमा रहा था। यहां दो बल लग रहे हैं, दोनों बल के परिणाम समान हैं परंतु विपरीत दिशा में है और भिन्न भिन्न बिंदुओं पे कार्य करने लग रहे हैं। तो बल युग्म क्या हो जाएगा? बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी एफ इंटू डी, टाउ। लेकिन सदिश रूप में क्या हो जाएगा? इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? एमकेएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर, और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? बल का क्या होता है? डाइन, और दूरी का सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखते हैं तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा? वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर यह बलाघूर्ण पिंड को वामावर्त घुमाता है तो बलाघूर्ण क्या होगा? घनात्मक होगा। यह बल युग्म, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? घनात्मक होगा। अगर यह बल युग्म दक्षिणावर्त घुमाता है तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसका विमेय सूत्र क्या आएगा? इसका विमेय सूत्र भी वही आएगा, विमेय सूत्र टाउ इज इक्वल टू एफ डी है। ये क्या हो गया? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, सॉरी एम एल टी की पावर -2 इंटू एल, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब कुछ उदाहरण आते हैं बल युग्म के। पानी की टोटी खोलते हैं तो ऐसे खोलते हैं, देखो देखो ऐसे, एक ऐसे जा रहा है, यहां बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है उंगली की दिशा में। गाड़ी चलाते हैं तो मेरे हाथ को देखना, ये ढक्कन जो है ना वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? बल की दिशा को। देखो ऐसे तो गाड़ी चलाते हैं, देखो दोनों बल क्या है? समान परिमाण के हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब बल आघूर्ण के कुछ उदाहरण बताता हूं। बल आघूर्ण के, ये तो बल युग्म हो गया, तो बल युग्म में दो बल लगते हैं। बल आघूर्ण के कुछ उदाहरण लेते हैं हम आटा पीसने वाली चक्की, जो मॉडर्न चक्की नहीं है जो इलेक्ट्रिक से चलने लगी, पहले हाथ से आटा पीसा जाता था। तो जो ऐसी चीजें होती थी उसमें क्या करते थे हम? जो हैंडल घुमाने वाला होता था उसे परिधि के पास लगाते थे। क्यों लगाते थे परिधि के पास? क्यों लगाते? क्योंकि उसमें बल गुणा लंबवत दूरी आ रही है। ये देखो, ये आटा पीसने वाली चक्की है, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, हैंडल यहां पे लगाते थे हम घुमाने के लिए, जिससे क्या होता था? ये दूरी बढ़ जाती थी, ये दूरी बढ़ जाती थी, बलागुण बढ़ जाता था। और टाउ इज इक्वल टू क्या आपका? एफ इंटू डी, डी ले लो लंबवत दूरी, ये डी बढ़ जाता था
टाउ बढ़ जाता था और हमें बल क्या करना पड़ता था, कम लगाना पड़ता था। हमारे दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे जैसे होते हैं ये, तो यहां पे हिंज मतलब यहां पे नट बोल्ट लगा दिए हमने, तो हैंडल हम यहां पे लगाते हैं खोलने के लिए। क्यों लगाते हैं हैंडल खोलने के लिए? ये दूरी बढ़ जाती है, वही रीजन है। दूरी बढ़ जाएगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण बढ़ जाएगा, और क्या होगा, बल लगाने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चारा काटने वाली मशीन पे भी ऐसे ही किया जाता है, धुरी पे परिधि पे लगाया जाता है जिससे दूरी बढ़ जाए। और पेचकस का बड़े पेचकस यूज करते हैं, या जो हैंडपंप होते हैं उसकी हत्ती क्या लंबी बनाते हैं, लंबी लगाते हैं, तो हैंडपंप की जो हत्ती होती है जिससे पानी खींचते हैं, तो वो बड़ी होने से क्या हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है, बल कम लगाना पड़ता है। कुम्हार जो बर्तन बनाता है, कुम्हार भी बर्तन ऐसे ही बनाता है। यहाँ चौक पे, यहाँ पे चाक है, उस पर घुमाने के लिए जो डंडी होती है, वो चाक को जो घुमाता है तो वो वृत्त की परिधि के पास एक लकड़ी को घुमाता है, वृत्त की परिधि के पास लगाई जाती है, जिससे वो एक गति कम बल लगाकर ज्यादा गति प्रदान कर लेता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था संवेग, इकाई 3 में। क्या होता है, किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। देखिए संवेग, अब यहां पे वस्तु, यहां पे जो भी टर्म आएगी, जब वस्तु घूर्णन गति करेगी तो उसमें सब टर्म में कोणीय आ जाएगा। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ठीक है। रेखीय वेग तो होगा ही साथ में, क्योंकि हम सामान्य गति में जब होगा तो स्थानांतरीय गति भी होगी और घूर्णन गति भी होगी। लेकिन घूर्णन गति में जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, कोणीय टर्म्स आएंगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कोणीय संवेग की बात करें। कोणीय संवेग, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। कुछ एल से, कुछ जे से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, किसी कण का किसी दी गई घूर्णन अक्ष के परिता कोणीय संवेग, उस अक्ष के परिता रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा बता दी सर आपने। देखो, जब भी कोई वस्तु किसी घूर्णन अक्ष के परिता घूमेगी, जब भी कोई वस्तु किसी घूर्णन अक्ष के परिता घूमेगी, तो हम क्या लगाएंगे, गति प्रदान करेंगे पिंड को। तो हमने पिंड को एक गति प्रदान कर रखी है v वेग से, तो जिस दिशा में v होगा उसी दिशा में संवेग हो जाएगा, सीधी सी बात। अब ये वस्तु O बिंदु के परिता घूम रही है, तो यहां से एक लंब डाला, d दूरी आ गई। यहां इसको मिलाया, ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा कोण बना रहा है, ये आर हो गया। तो जो हमारा कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग साधारण भाषा में रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग से घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। किसी अक्ष के परिता किसी घूमते पिंड का कोणीय संवेग उस पिंड के रेखीय संवेग तथा उस रेखीय संवेग की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो कोणीय संवेग क्या हो गया आपका, रेखीय संवेग गुणा अक्ष से कण की लंबवत दूरी, अक्ष से कण की लंबवत दूरी। तो L किसके बराबर हो गया, P इंटू डी, सीधा। फिर हम सदिश रूप में लिखते हैं, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर L किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। तो इसे क्या लिखेंगे, RP साइन थीटा भी लिख देंगे। अच्छा, इसका ऐसा एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या हो जाएगा, जिसे एसआई पद्धति कहेंगे। पी का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इसके मात्रक हो जाएंगे
इसका जो आपका विमेय सूत्र होगा, विमेय सूत्र हो जाएगा L इज इक्वल टू क्या है, P इंटू डी। P का क्या होता है, ml t की पावर -1 द्रव्यमान इंटू वेग इंटू L, तो क्या हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -1। ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। अब हम एक टर्म की बात करते हैं, वो हमारी टर्म है साम्य अवस्था। क्या होती है साम्य अवस्था? अगर किसी वस्तु पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, बाह्य बल, और या तो वस्तु स्थिर अवस्था में है या एक निश्चित वेग से गति कर रही है, तो वो पिंड क्या कहलाएगा, साम्य अवस्था में कहलाएगा। अगर किसी पिंड पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहे हैं, और पिंड क्या कर रहा है, पिंड या तो स्थिर अवस्था में है या एक नियत वेग से गति कर रहा है, रेखीय गति या घूर्णन गति दोनों, तो वो क्या कहलाएगा, पिंड किस में कहलाएगा, साम्य अवस्था में कहलाएगा। अब ये साम्य अवस्था भी दो तरह की होती है। साम्य अवस्था, अब ये साम्य अवस्था भी दो तरह की हो जाती है। स्थानांतरीय साम्य अवस्था और दूसरी क्या आ जाती है, घूर्णन साम्य अवस्था। यदि किसी पिंड पर लगने वाले बाह्य बलों का बीजगणितीय योग शून्य है, तो पिंड किस में होगा, स्थानांतरीय साम्य अवस्था में होगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई रेखीय गति नहीं होगी। स्थानांतरीय गति में क्या होती है, रेखीय गति होती है, और रेखीय गति में क्या कार्य करता है, बल कार्य करता है। यदि किसी पिंड पर लगने वाले बलों का बाह्य बलों का बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो वो क्या होगा, स्थानांतरीय साम्य अवस्था में होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स अक्ष में भी बल शून्य होना चाहिए, वाई अक्ष में भी बल शून्य होना चाहिए, और जेड अक्ष में भी बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है और घूर्णन गति करते हुए उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं कार्य कर रहा है, या बाह्य बल आघूर्ण नहीं कार्य कर रहा है, तो उसे कहेंगे घूर्णन साम्य अवस्था। साम्य साम्य घूर्णन साम्य अवस्था। तो इसका मतलब है, जब किसी घूमते हुए पिंड पर जो कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, उस पे बाह्य बल आघूर्णों का योग क्या हो, शून्य हो, तो उसके बाह्य बलागुणों का सदिश योग क्या हो, शून्य हो। सदिश योग क्यों कहते हैं, यहां भी वेक्टर साइन का आएगा, क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश योग शून्य हो तो पिंड किस में कहलाएगा, घूर्णन साम्य अवस्था में कहलाएगा। तो इसका मतलब यहां पे भी क्या हो जाएगा, सिग्मा टाउ एक्स 0, सिग्मा टाउ टाउ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा टाउ जेड इज इक्वल टू 0। तो दो तरह की साम्य अवस्था बताई। अब हम आपको किसकी, घूर्णन गति की समीकरणों के बारे में बताएंगे। जैसे सामान्य हमारी गति की समीकरणें होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास घूर्णन गति की भी समीकरणें होती हैं। उन घूर्णन गति की समीकरणों को हम ड्राइव करेंगे। घूर्णन गति की समीकरण, घूर्णन गति की समीकरण। देखिए, घूर्णन गति की समीकरण 3 होती है। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसमें कोणीय वेग आता है, कोणीय त्वरण आता है, कोणीय विस्थापन आता है। तो हमारी एक वस्तु प्रारंभिक अवस्था में जो उसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है, टी समय में इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। कितने त्वरण से, अल्फा रेखीय त्वरण से, और कितना कोणीय विस्थापन होता है, थीटा कोणीय विस्थापन होता है। हमारी कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है जिसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है, ये
अल्फा कोणीय त्वरण से टी समय में अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेती है, ओमेगा कोणीय वेग प्राप्त कर लेती है, और कितना कोणीय विस्थापन होता है, थीटा कोणीय विस्थापन होता है। तो हम प्रथम समीकरण के लिए क्या जानते हैं, जो कोणीय त्वरण हो जाएगा वो क्या होगा, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट किसके बराबर आ गया, अल्फा टी के। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये पहली समीकरण आ गई। दूसरे समीकरण के लिए हम क्या कहेंगे, दूसरी समीकरण, दूसरी समीकरण के लिए हम क्या कहेंगे, औसत कोणीय वेग। कोणीय वेग कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग अपॉन 2। औसत कोणीय वेग ऐसे भी निकालेंगे, कोणीय विस्थापन अपॉन समय। ये प्रथम समीकरण आ गया। तो यहां पे दूसरी और तीसरी समीकरण को जब देखेंगे, दूसरी और तीसरी समीकरण से, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन टी। देखो साहब, ओमेगा नॉट, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे प्रथम समीकरण से, देखो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अपॉन 2। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अपॉन 2। 2 डिवाइड हो गया। अब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारे पास ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी है। अब टी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। औसत कोणीय वेग ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2, औसत कोणीय वेग थीटा अपॉन टी। समीकरण 2 और 3 से देखा, ओमेगा का मान रखा, 2 से डिवाइड हो गया, ये बचा। अब टी दोनों से गुणा हो जाएगा, तो ये द्वितीय समीकरण आ गया। कौन से आ गई, द्वितीय समीकरण। अब समीकरण 3 पे चलेंगे। तृतीय समीकरण, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कॉमन आ गया, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। गुणा करके देखो यही चीज आ जाएगी। हमने 2 अल्फा कॉमन लिया, यहाँ 2 कॉमन नहीं था तो 1/2 अंदर आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। जहां थीटा का मान क्या है, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ये कौन सी समीकरण आ गई, तृतीय समीकरण आ गई। ठीक है, तो हमें कौन सी मिल गई, तृतीय समीकरण हो गया। अब हम तुलना करते हैं, रेखीय गति की समीकरण और घूर्णन गति की समीकरण की तुलना करके बताते हैं। रेखीय गति में क्या होता है, बल कार्य करता है। घूर्णन गति में क्या कार्य करता है, बलागुण कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बलागुण कार्य करता है। देखो रेखीय गति, यहां पे क्या आएगी, घूर्णन गति। रेखीय गति में समीकरण क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
घूर्णन गति में ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां दूरी होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर यहां पे सॉरी वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये प्रथम समीकरण के बीच में तुलना है, द्वितीय और तृतीय समीकरण समान, बस जहां रेखीयता वहां कोणीय आ गया। ये प्रारंभिक रेखीय वेग u था, या प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है। यहां अंतिम रेखीय वेग v था, यहां अंतिम कोणीय वेग ओमेगा हो गया। यहां रेखीय त्वरण क्या था, a था, यहां कोणीय त्वरण अल्फा आ गया। यहां रेखीय ये विस्थापन s था, तो कोणीय विस्थापन कितना आ गया, थीटा आ गया। बाकी समीकरण उसी तरह से। बच्चों जैसा मैं प्रॉमिस कर रहा था, मैं अपने प्रॉमिस को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लगातार आपको वीडियो जो देने लग रहा हूं, और वो साधारण सरल भाषा में दे रहा हूं। तो मेरे वीडियो को लाइक तो बनता है। जिस बच्चे ने आज पहली बार वीडियो देखी है, वो प्लीज मेरे चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए। आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 5 जितना मैंने अभी कार्य किया है, सभी अध्यायों, संपूर्ण अध्यायों की वीडियो उपलब्ध है, साधारण और सरल भाषा में। तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों को भी पहुंचाइए जिन बच्चों तक अभी तक पहुंची नहीं है। और मेरे वीडियो को लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहे। धन्यवाद।